हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 साम्यावस्था में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न बच्चों, विलेयता गुणनफल किससे कहते हैं, है ना। सम आयन प्रभाव एमपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। किसी विद्युत अपघट के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा विलयन है उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके आयनों का आयनिक गुणनफल उस विलयन की गुणनफल या विलेयता गुणनफल कहलाती है। यानी संतृप्त विलयन हो, संतृप्त विलयन मतलब उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, तब उनका जो आयनों का गुणनफल होगा वो आपके बच्चों विलेयता गुणनफल कहलाएगी। सिंपल है। दूसरा सम आयन प्रभाव क्या है। समान आयन वाले विद्युत अपघट की उपस्थिति के कारण दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन में होने वाली कमी, यानी कहने का मतलब कोई विद्युत अपघट उपस्थित है, उसके कारण कोई दुर्बल विद्युत अपघट है, उसमें आयनन की मात्रा में जो कमी आती है बच्चों, वो सम आयन प्रभाव कहलाता है। ठीक है। सम आयन प्रभाव एक बार और पढ़ोगे आप। यहाँ पर देखो कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट विलयन में कोई सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट विलयन मिलाने पर विद्युत अपघट में जो आयनन में कमी आती है बच्चों, उसे हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। कुल मिलाकर के समझ में आया कि हमारे पास एक विलयन है जिसमें विद्युत अपघट मिला हुआ है। विद्युत अपघट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो आयन के रूप में टूट जाए। जैसे बच्चों NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है, वो विद्युत अपघट है। H2SO4 आपका विद्युत अपघट है ना। HCl आपका विद्युत अपघट है। जो आयन के रूप में टूट जाता है वो विद्युत अपघट है। अब वहीं पे दुर्बल विद्युत अपघट में हमने प्रबल विद्युत अपघट मिला दी, तो उसके आयनन की मात्रा में जो कमी आई बच्चों, वो आपका सम आयन प्रभाव कहलाता है। इसको समझाने के लिए भी बोला है। उदाहरण के रूप में द्वितीय समूह परीक्षण में HCl H2S का उपयोग समूह अभिकर्मक के रूप में करते हैं। समूह 2 में, है ना, सल्फाइडों का विलेयता गुणनफल चतुर्थ समूह के सल्फाइडों के विलेयता गुणनफल की अपेक्षा कम। HCl की उपस्थिति में H2S प्रवाहित करने पर सम आयन प्रभाव कारण H2S का आयनन और कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन में सल्फाइड आयनों का संरण घट जाता है। अतः समूह 5, समूह का मतलब जानते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो समूह होता है ना, समूह 2 के सल्फाइडों का विलेयता गुणनफल चतुर्थ समूह के सल्फाइडों के विलेयता गुणनफल के अपेक्षा HCl की उपस्थिति में H2S प्रवाहित करने पर सम आयन प्रभाव कारण H2S आयनन और कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे हमने कहा प्रबल HCl आपका प्रबल विद्युत अपघट है, इसके उपस्थिति के कारण H2S का जो है आयनन कम हो जाता है। सिंपल, थोड़ा सा किताबी भाषा है, क्योंकि बच्चों अभी इतना समय नहीं था कि इसको मैं एक सरल भाषा में लिख सकूं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप शॉर्टकट में देना कि भाई HCl की उपस्थिति में H2S में जो विलेयता की मान है वो कम हो जाती है। जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, इसके उपस्थिति में यहाँ पर H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव की जो सांद्रण है वो कम हो जाती है, यानी आयनन का मात्रा कम हो जाता है, वो सम आयनन प्रभाव कहलाता है। क्लियर। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, काम का चीज है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पीएच मान क्या है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच मान क्या है, किसी विलयन, कुल मिलाकर के किसी विलयन का पीएच मान उसके H पॉजिटिव आयन की सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ 10 आधार पर लवगणक का मान होता है। ठीक है। पीएच मान से अम्लीयता या क्षारीयता का हम गणना करते हैं। तो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना प्रस्तुत किया, जिसे हम पीएच पैमाना या स्केल कहते हैं। फिर बच्चों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की, 1909 में की। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जिसे 10 की घात लगाने पर लगाया जाना चाहिए। तो उस विलयन में H पॉजिटिव आयन और H3O आयन को सांद्रण को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब उस संख्यात्मक मान के बराबर है कि 10 के घात लगाने पर, है ना, 10 के घात लगाया जाना चाहिए। तो H पॉजिटिव आयन और H3O आयन की सांद्रण को व्यक्त करता है। यानी किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन कितना है और H3O आयन कितना है, यही चीज बताता है पीएच पैमाना। ठीक है। H पॉजिटिव आयन जो है अम्लीय गुण को दर्शाता है, H3O पॉजिटिव जो है क्षारीय गुण को दर्शाता है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं बच्चों,
H पॉजिटिव आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह लगाकर 10 का आधार लघुगणक लेने पर प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये आपका बच्चों एक फार्मूला हो गया। फिर दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे, लाग ले लिए बच्चों। ठीक है, दोनों पक्षों में लाग लेने पर बाकी लाग प्रॉपर्टी तो पता ही होगा बच्चों, ये पावर में है तो सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर लाग बेस और यहाँ पर दोनों सेम है बच्चों, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, माइनस का गुणा कर दिया तो प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया। ठीक, अब ये बोला गया है कि 7 से बिलियन 7 है, पीएच मान 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, याद रखिएगा। ठीक है, ये निर्धारित करता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। गैसों की विलेयता पर दाब एवं ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहां पर पहले बच्चों द्रवों में होना चाहिए, है ना। गैसों की द्रवों में विलेयता पर ताप व दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब का प्रभाव बच्चों, दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि गैस के विलायक के अंतराणु के स्थान में समा जाते हैं। गैस जो है जो द्रव के या विलायक के अंतराणु के स्थान में समा जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि यदि दाब बढ़ाएंगे तो जो गैस के अणु हैं वो द्रवों के बीच में जाकर के विलेयता का मान बढ़ा देते हैं। ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए विलेयता घटती है। हिंदी के नियम में भी आप लोग ये पढ़ोगे कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ऐसे अणु आयन मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, लुईस अम्ल। यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस अम्ल कहलाता है। लेकिन ऐसे अणु आयन मूलक जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है तथा इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया दान करके उपसंयोजी बंध बना सकते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो लुईस क्षार होता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ये लुईस क्षार है, लेकिन यहाँ पर बच्चों बोरान इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है तो ये अपना लुईस अम्ल है। कुल मिलाकर के जो भी परमाणु यदि केंद्रीय परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है वो लुईस अम्ल है, लेकिन जिसके पास अष्टक पूर्ण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता बच्चों, आपका लुईस क्षार है। अगला प्रश्न है बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं। बफर विलयन प्रतिरोधी विलयन वह विलयन है जिसका पीएच मान निश्चित होता है, तनुता से पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, अल्प मात्रा में या अम्ल क्षार मिलाने पर पीएच के मान में कोई परिवर्तन ना हो, यदि हो भी तो बहुत कम मात्रा। कुल मिलाकर के एक शाब्दिक परिभाषा आता है बच्चों बफर विलयन, तो आप लिख देना कि बफर विलयन वह विलयन है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने से उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो, वो बच्चों बफर विलयन कहलाता है। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें तो उसके पीएच मान में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो, एकदम नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो वो बच्चों आपका कहलाता है बफर विलयन। ये दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय बफर विलयन और दूसरा क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन किसे कहेंगे, अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल तथा उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रण से बनता है। ठीक है, अम्लीय बफर विलयन वो है क्या है जिसमें हम अम्ल या क्षार मिला दें तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो बच्चों, वो आपका बफर विलयन कहलाता है। तो दो प्रकार से होगा, एक अम्लीय बफर विलयन और दूसरा क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन किसे बोलेंगे, अम्लीय बफर विलयन दुर्बल अम्ल, क्या दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रण से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आप लिख लो CH3COOH और CH3COONA। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये अपना अम्ल है, ये लवण है, ये जब मिल जाता है तो अम्लीय बफर विलयन, क्योंकि अम्ल भी है लवण भी है, क्षार मिलाओ चाहे अम्ल मिलाओ दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षारीय बफर विलयन क्या होता है, दुर्बल क्षार, जैसे इसमें दुर्बल अम्ल लिए थे तो इसमें दुर्बल क्षार लेंगे और अकार्बनिक लवण ले लेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देखो NH4OH क्षार है और ये लवण है, इन दोनों को मिला दिए तो क्षारीय बफर विलयन बन गया। बफर विलयन का उपयोग भी बच्चों, बफर विलयन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका उपयोग बताओ। तो रासायनिक क्रियाओं के वेग के अध्ययन में पीएच का मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन प्रयोग किया जाता है। किण्वन से एल्कोहल का निर्माण करने के लिए पीएच
5 से 6.8 के बीच होना चाहिए। शक्कर और कागज निर्माण तथा विद्युत लेपन में पीएच पर मान होता है, मतलब पीएच पर होता है। ये बफर बिलियन के एक प्रकार से थोड़ा सा उदाहरण है, इनको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। गैसों को द्रवों में घोलने से साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। गैसों को द्रवों में मिलाएंगे बच्चों, तो ये जो प्रश्न है ना, हेनरी के नियम के आधारित है कि जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे गैस द्रव में उतना ही ज़्यादा विलय होगा। पढ़े हो आप लोग, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो भाई। हेनरी ने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे स्थिर ताप पर विलायक की जो विलायक में जो विलय की जो मात्रा है वो उस पर लगाए गए गैस के दाब के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा गैस के द्वारा दाब लगाया गया होगा, जितना ज़्यादा दाब से उसमें मिलाया गया होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी मात्रा विलय होगी। जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी गर्मी आने वाली है, शीतल पेय पदार्थ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक दाब के साथ विलय कर दिया जाता है। ठीक है, अत्यधिक दाब के साथ भरा जाता है। अत्यधिक दाब के साथ भरा होने के कारण बच्चों वो अच्छे तरीके से क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे विलेयता उतनी ही अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें CO2 गैस तेजी से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि अंदर का दाब ज़्यादा होता है बच्चों, बाहर का दाब कम, और हमेशा होता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर गैस चलना ही है, तो साम्य स्थापित करने के लिए तेजी से बाहर आता है। तो वो किसके आधार पर, हेनरी के नियम। हेनरी ने बताया था स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलय के होने वाली गैस की जो साम्यावस्था मात्रा है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा दाब होगा बच्चों उतना ही उसकी मात्रा विलय होगी, M समानुपाती P। ठीक है, सोडा वाटर का एग्जाम्पल लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ है। बाकी समायन प्रभाव आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ली सातेलिए का नियम उत्क्रमणी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर प्रभाव को लिखना बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ली सातेलिए का नियम क्या है? ली सातेलिए का नियम क्या है कि यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय का ताप, दाब या सांद्रण में से कोई परिवर्तन न किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिसमें परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। ठीक है, तो ये बच्चों यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, दाब या सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होता है जिसमें परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सकता है। इसके आगे सांद्रण का प्रभाव। उपरोक्त अपक्रिया में साम्यावस्था में, भाई इस अपक्रिया में बोला गया है साम्यावस्था में अपक्रिया मिश्रण CO2 तथा O2 का सांद्रण बढ़ाने पर, मतलब CO2 SO2 और O2 SO2 और O2 का सांद्रण बढ़ाने पर ली सातेलिक सिद्धांत को साम्यावस्था में दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, अर्थात SO2 अधिक मात्रा में बनेगा। SO2 की SO3 अधिक मात्रा में बनेगा भाई, SO3 अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, यानी सांद्रता का कहने का मतलब SO2 और O2 की सांद्रता बढ़ाएंगे तो SO3 ज़्यादा बनेगी। तो वैसे भी फैक्ट की बात है कि दूध ज़्यादा होगा दही ज़्यादा बनेगा। ताप का प्रभाव SO3 का बढ़ना एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकल रहा है। देखो ना, ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार ताप में वृद्धि करने पर अपक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में अपक्रिया ऊष्मा शोषी हो। इसलिए ताप वृद्धि करने पर यह अपक्रिया प्रतीप दिशा में विस्थापित होगा, SO3 के बढ़ने की दर में कमी आएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ले सातेलिय ने कहा कि जो ऊष्मा उत्सर्जित करता है उस दिशा में अपक्रिया नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में अपक्रिया होती है। तो SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो SO3 पुनः रिवर्स हो जाएगा। दाब का प्रभाव क्या होता है ये आप लोग पढ़ लेना। ले सातेलिय का सिद्धांत बच्चों आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब कोई अणु आयन प्रोटॉन ग्रहण करता है तो बनने वाला समूह अम्ल की तरह कार्य करता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। इसे उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। देखो ना, जब कोई अणु या आयन प्रोटॉन ग्रहण करता है, जब कोई अणु प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो बनने वाला समूह अम्ल की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो अम्ल की तरह कार्य करता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। अतः इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहेंगे। कहने के तात्पर्य NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4 पॉजिटिव है, मतलब संयुग्मी अम्ल भाई NH3 ने प्रोटॉन दिया और NH4 पॉजिटिव बना दिया, तो बचिया ये आपका संयुग्मी अम्ल एक प्रकार से। ठीक है,
संयुग्मी क्षार जब कोई परमाणु आयन अम्ल प्रोटॉन दान करता है तो बचा हुआ समूह क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो प्रोटॉन दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए HCl का Cl नेगेटिव आयन संयुग्मी क्षार है। ठीक है, अतः संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार एक प्रोटॉन का अंतर होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार सदैव दुर्बल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि संयुग्मी अम्ल क्या है। संयुग्मी मतलब जोड़ा। यदि किसी ने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, इसका मतलब वो अम्ल की तरह कार्य करता है, उसका जो साथी है वो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। ठीक है, क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। लेकिन संयुग्मी क्षार क्या है, जब प्रोटॉन दान करता है तो बचा हुआ समूह क्षार की तरह कार्य करेगा और उसका साथी जो है संयुग्मी क्षार की तरह कार्य करेगा। जो उस पर अम्ल है बच्चों संयुग्मी क्षार कहलाएगा। ठीक, तो ये संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार, ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अभी इसको डिटेल में समझाने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, चूँकि बच्चों आप लोगों से मैं रियलिटी बता दूं कि 12th क्लास में अपना ज़्यादा फोकस रहता है और 12th क्लास में अपन लगे रह जाते हैं साल भर, इसीलिए 11th क्लास में उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी कर ही लिए होंगे पुराने वीडियोज़ से। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आता रहेगा। जय हिंद।